वेलकम टू रेजांगला एजुकेशन। माय नेम इज़ नितेश और आज हम करेंगे अपने थर्मोडायनेमिक्स का नेक्स्ट लेक्चर। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़ा था, है ना। तो स्पेसिफिक हीट का हम कर चुके थे, उसमें मैंने सब कुछ डिटेल में बताया है कि कई बार हमें कन्फ्यूजन होता है कि स्पेसिफिक हीट क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम करेंगे अपना आज का लेक्चर, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे जब हमारे पास मान लो दो गैसेज हैं। मैंने क्या किया, मैंने ले ली दो गैसेज ले ली, एक ए गैस ले ली और दूसरी मैंने बी गैस ले ली और उन दोनों को हमने मिक्स कर दिया। तो मिक्स करने के बाद उन दोनों की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आएगी वो कितनी आएगी, ठीक है। ये हम देखेंगे कि मिक्सचर ऑफ गैसेज में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी हो जाती है। सेकंड थिंग, दोनों देखेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी देखेंगे और कांस्टेंट प्रेशर पे भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे एक हमारी जो प्रोसेस पढ़ रहे थे, एडियाबैटिक प्रोसेस, ये सब आइसोथर्मल, ये सब हमने पढ़ा था। एक हमारे पास आइसोकोरिक थी, आइसोबारिक थी। अब हमारे पास एक और प्रोसेस बची हुई है जिसको हम बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस। तो आज हम साइक्लिक प्रोसेस के बारे में भी पढ़ेंगे कि साइक्लिक प्रोसेस होती क्या है। वैसे तो इसके नाम से ही पता लग रहा है कि साइक्लिक प्रोसेस क्या होगी, बट इसमें वर्क डन क्या होगा, ये सब चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, जिसका नाम है CP एंड CV। CP एंड CV, कैपिटल C है ये, ठीक है। ये कैपिटल C है, कैपिटल है ये। CP एंड CV मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेज के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी, या फिर ये बोले मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी। क्योंकि हम जो ज़्यादा यूज करेंगे, जो हमारे न्यूमेरिकल्स में ज़्यादातर है, वो कौन सी है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ठीक है। तो मान लो, चलो करते हैं। इसमें मैंने क्या ले लिया, मैंने ले ली एक गैस, मैंने कुछ गैसेस ले ली, कुछ क्या, दो गैसेस ले ली मैंने। एक गैस मैंने ये ले ली जिसको मैंने बोल दिया ए, दूसरी गैस मैंने ये ले ली जिसको मैंने बोल दिया बी, और इन दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद हमारे पास क्या निकल के आई, एक इनका मिक्सचर निकल के आया जिसको हमने बोल दिया A+B, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो ए गैस है, मैंने मान लिया कि इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स है, ए गैस में नंबर ऑफ मोल्स है N1, ए गैस में नंबर ऑफ मोल्स N1 है, बी गैस में नंबर ऑफ मोल्स N2 है। तो A+B में कितने नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे, कितने हो गए, N1+N2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहले CV निकाल लेते हैं, ठीक है। CV हमें स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालनी है। तो वॉल्यूम पे मैंने मान लिया कि इसके पास जो स्पेसिफिक हीट है, CV निकाल लेते हैं, इसके पास जो स्पेसिफिक हीट है वो CV1 है, इसके पास जो स्पेसिफिक हीट है वो CV2 है। और मैंने मान लिया कि जो A+B इनका जो मिक्सचर आया, उसके पास स्पेसिफिक हीट हो गई CV, ठीक है। अब निकालते हैं, चलो। अब मैंने मान लिया कि हमारे पास पहले दो गैसेस थी, ठीक है। जब दो गैसेस थी उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों का टेम्परेचर DT से, ठीक है, इन दोनों का जो हमारे पास गैस थी, इनका टेम्परेचर हमने कुछ DT से राइज कर दिया। DT इज द चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। हमने इनका टेम्परेचर DT से
राइज कर दिया। अब dt से राइज कर दिया तो यहाँ पे जो इनकी इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी दोनों के पास होगी। इसके पास इंटरनल एनर्जी हो गई du1, इसके पास इंटरनल एनर्जी हो गई du2, और इसके पास हमने मान लिया कि इंटरनल एनर्जी हो गई du। जब हमने इन दोनों का टेम्परेचर ही dt से राइज कर दिया तो दोनों का ही क्या होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे du क्या आएगा, du1। du1 क्या आ गया हमारे पास, फॉर्मूला क्या होता है, जो इंटरनल एनर्जी का u इज इक्वल टू क्या होता है du। अरे निकाल, लास्ट क्लास में बताया तो था, हमारे पास जो cv आती थी वो किसके इक्वल आता था, dq डिवाइडेड बाई dq हमारे पास किसके इक्वल आया था, ncv dt के। लेकिन यहाँ पे जब हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम होता है तो dq किसके इक्वल होता है, du के इक्वल होता है ना। dq किसके इक्वल होता है, du के, क्योंकि यहाँ पे वर्क डन कुछ भी नहीं होता, वर्क डन 0 होता है। तो ये क्या आ गया, ncv dt। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हमें यहाँ लगाना है। du1 किसके इक्वल आएगा, du1 के, ये तो फॉर्मूला हो गया। ये du1 किसके इक्वल आएगा, du1 इसका आएगा, क्या आएगा, n1 cv1 dt। du2 किसके इक्वल आएगा, du2 हमारे पास आ गया n2 cv2 dt। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब हमें निकालना है, अब हमें ये पता है कि जो हमारे पास du निकल के आया है ना, ये वाला du जो इन दोनों के मिक्सचर के बाद जो हमारे पास बचा है, ये इसको हमने du बोला, तो ये इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल होगी, du1 प्लस du1 प्लस du2। अब हमारे पास du1 भी है और du2 भी है। अब इस du को कैसे लिख सकते हैं, इस du को हमने क्या लिख दिया, इस du को हम कैसे लिख सकते हैं, फिर से ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से इसके पास कितने नंबर ऑफ मोल्स है, n1 प्लस n2, n1 प्लस n2। फिर इसकी जो स्पेसिफिक हीट है वो कितनी है, इसके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गई cv इंटू इसका टेम्परेचर कितना राइज हुआ है dt। तो हमारे पास du भी है, du1 भी है और du2 भी है। अब इन सब की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, क्या आ जाएगा हमारे पास, du की वैल्यू पुट करो, क्या आएगा, n1 प्लस n2 इंटू cv dt। किसके इक्वल आ गया ये, n1 cv1 dt प्लस n2 cv2 dt। ठीक है, n2 cv2 dt ये आ गया हमारे पास, दिख रहा है उसमें, अच्छा कट रहा है ये, है ना, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। ठीक है, अब दिख रहा है, ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास, ये वैल्यू पुट किया बस, और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ से क्या आएगा, ये dt से dt क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, dt से dt कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा, हाँ क्या बच गया हमारे पास, n1 प्लस n2 cv इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच गया, n1 cv1 प्लस n2 cv। ठीक है, यहाँ से क्या करो, हमें cv की वैल्यू निकालनी है। तो देखो हमारे पास n1 भी है, cv1 भी है, n2 भी है, cv2 भी है। तो यहाँ से cv की वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगा, cv निकालो, n1 cv1 प्लस n2 cv2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, कि हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट आएगी वो कितनी आ जाएगी, मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए n1 cv1 प्लस n2 cv2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ठीक है, अब यहाँ से हम cp भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो cp कैसे निकालेंगे, हमारे पास जो cp होती है वो किसके इक्वल होती है, cv प्लस r, है ना। cp जो हमने मेयर्स फॉर्मूला किया था, क्या किया था हमने, मेयर्स फॉर्मूला cp माइनस cv इज इक्वल टू r, ये किया था। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो बस, cp विच इज इक्वल टू cv की वैल्यू हमारे पास क्या है, cv हमारे पास दी हुई है, यहाँ से क्या आई है हमारे पास, cv आया है हमारे पास n1 cv1 प्लस n2 cv2
डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस R प्लस क्या हो गया हमारे पास, ये R हो गया। अब एलसीएम ले लो, वैल्यू पुट कर दो। Cp की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, N1 CV1 प्लस N2 CV2 प्लस ये क्या आएगा, N1R प्लस N2R डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, इसका एलसीएम लिया था। अब यहाँ से N1 इसमें कॉमन ले लो, इसमें और इसमें N1 कॉमन आ जाएगा, इसमें और इसमें N2 कॉमन आ जाएगा। क्या आ गया हमारे पास, Cp की वैल्यू आ गई N1 CV1 प्लस R प्लस N2 कॉमन आ गया CV2 प्लस R डिवाइडेड बाई क्या आ गया हमारे पास, N1 प्लस N2। अब CV1 प्लस R क्या हो गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस A। N2 और दूसरा क्या आ गया हमारे पास, CV2 प्लस R क्या हो गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस B। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको हमने लिख दिया N1 CP1 प्लस N2 CP2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। मतलब हमारे पास डायरेक्ट निकल के आ गया है ना। ये सब करने की अगर हमें याद रखना है तो हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि हमारे पास अगर दो गैसेज है तो उनकी Cp क्या आएगी और उनकी Cv क्या आएगा। Cv जो आएगी कितनी आएगी, N1 CV1 प्लस N2 CP2, N1 CV1 प्लस N2 CV2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। Cp के लिए क्या करेंगे, इसको Cp1 और Cp2 से रिप्लेस कर दो डायरेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। जब हमारे पास गैसेस का मिक्सचर होगा, ऐसे ही हम और भी गैसेस ले सकते हैं तो उनकी स्पेसिफिक हीट ऐसे ही आती जाएगी, ठीक है। इस फॉर्मूले को आगे ही ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं हम। चलो अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस। नेक्स्ट आता है हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि बॉडी जहाँ से चली थी है ना, या फिर ये कह सकते हैं कि पहले गैस जहाँ पे थी साइक्लिक में, मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वहाँ पे है, फिर से वो घूम फिर के फिर से वहीं पे आ गया। तो यहाँ पे हम गैसेज की बात कर रहे हैं, तो गैसेज इनिशियली जहाँ पे थी बाद में कुछ प्रोसेस करने के बाद वो फिर से वहीं पे आ जाएंगे, तब वो कौन सी प्रोसेस होगी, साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, it is a process in which a gas returns to its initial state रिटर्न्स टू इट्स, अच्छा वो उसमें दिख नहीं रहा होगा है ना, गैस इधर लिख देते हैं, गैस रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट आफ्टर going through any number of processes। ठीक है, जिसमें एक गैस है ना, मान लो हमारे पास यहाँ पे कोई एक गैस है, ठीक है, इसका इनिशियल हमारे पास प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, कुछ भी मान लो। अब ये यहाँ से स्टार्ट हुई, अब ये कभी एडियाबैटिक चेंज आया इसमें, कभी इसमें आइसोथर्मल चेंज आया, कभी ये एक्सपेंड हो रही है, कभी ये कंप्रेस हो रही है, लेकिन कभी इसमें आइसोबारिक चेंज आया, कभी इसमें आइसोकोरिक चेंज आया। बहुत सारे चेंजेज आने के बाद ये फिर से उसी स्टेट में आ जाए, है ना। ये यहाँ से स्टार्ट हुई थी P और V,
ठीक है। लेकिन बहुत सारे चेंजेज आने के बाद ये फिर से उसी स्टेट में आ जाए, बहुत सारी प्रोसेस करने के बाद ये फिर से उसी स्टेट में आ जाए, इनिशियल स्टेट में आ जाए, है ना, ये बोल सकते हैं इनिशियल स्टेट में आ जाए, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, साइक्लिक प्रोसेस। अब एक नॉन साइक्लिक प्रोसेस भी होती है। नॉन साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा कि जो गैस है हमारे पास वो लौट के वहाँ पे ना आए, है ना, गैस कुछ प्रोसेस करने के बाद मतलब लौट के इनिशियल स्टेट पे ना आए, वो होगी नॉन साइक्लिक प्रोसेस। उसमें कुछ भी नहीं है। साइक्लिक याद रख लो कि साइक्लिक क्या होगा, नॉन साइक्लिक वैसे भी आप लिख सकते हैं। तो साइक्लिक प्रोसेस क्या होगा, जिसमें गैस कुछ नंबर ऑफ प्रोसेस करने के बाद फिर से अपने इनिशियल स्टेट में आ जाए, तो उसमें वो क्या होगी, एक साइक्लिक प्रोसेस। चलो अब निकालते हैं, इसमें वर्क डन निकालते हैं, है ना। इसको थोड़ा सा और अच्छे से कर सकते हो, करना है तो जैसे ये यहाँ से स्टार्ट हुई और ऐसे घूम फिर के ये फिर से वहीं पे आ गई, कुछ भी कर लो इसमें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, चलो हम अब निकालते हैं हम वर्क डन बाय इन ए साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में हम वर्क डन कैसे निकालते हैं, जैसे हमने बाकी सारे प्रोसेस में निकाला है, इसमें भी देख लेते हैं कि वर्क डन कैसे निकलेगा। सिंपल है वैसे भी इसका, तो क्या आएगा, वर्क डन इन ए साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकालेंगे, पहले तो बना लेते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस होगी कैसे। ठीक है, ये हमारे पास हो गया पीवी कर्व, ये पी हो गया और ये वी हो गया, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस क्या होगी, जिसमें यहाँ से मान लो जो गैस है वो इनिशियली यहाँ पे है, ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट हुई और ये एक्सपेंड हो गई और फिर से ये उसी स्टेट में चली गई। यहाँ पे इसकी स्टेट थी P1 और V1, ठीक है। फाइनली भी ये P1 और V1 में ही जाएगी। ये यहाँ से स्टार्ट हुई, इसको हम नाम दे देते हैं, नाम दे दो इसको कुछ, इसको नाम दे दिया हमने, ये A हो गया, ये ऐसे गई है, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया और ये फिर से A पे चली गई, है ना। A से B मतलब A से C पे आई है B के रास्ते, फिर C से A पे फिर से गई है D के रास्ते, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ऐसे ये निकालें, इस पॉइंट पे मैंने मान लिया वॉल्यूम है वो कितना है, इस पॉइंट पे मैंने मान लिया वॉल्यूम है वो कुछ V2 है, इस पॉइंट पे भी कुछ वॉल्यूम होगा, इस पॉइंट पे भी कुछ वॉल्यूम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमने मान लिया कि ये पॉइंट E हो गया और ये हो गया हमारे पास F हो गया। पॉइंट्स माने हमने, कुछ भी मान लो, ये हो गया हमारे पास F हो गया, ठीक है। E हो गया ये और ये F हो गया हमारे पास, ठीक है। चलो अब इसमें निकालते हैं कि वर्क डन कितना होगा। ये आ गया हमारे पास समझ में, है ना, जो गैस जहाँ से चली थी फिर से लौट के वहीं पे आ गई, मतलब ये कैसी प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है। अब इसमें वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन कैसे निकालेंगे, वर्क डन हमने देखो, वर्क डन हमारे पास होता क्या है, जो वर्क डन होता है हमारे पास वो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू डी, P और dv का इंटीग्रेशन, P dv का इंटीग्रेशन। अब ये मैंने आप लोगों को जब वर्क डन पढ़ाया था कि वर्क डन होता क्या है, उसमें मैंने ये भी बताया था, ये क्या होता है हमारे पास, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व होता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन हम निकालते हैं जब जो गैस है वो A से C पे गई है, फिर हम निकाल लेंगे कि वर्क डन है वो C से A पे गई है, तब कितना वर्क डन हुआ, निकालते हैं। चलो स्टार्टिंग से निकालते हैं। तो वर्क डन हमारे पास आएगा, वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम A टू C, A से C पे जाने के लिए कितना
वर्क करना पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे, सी से ए पे जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, और उन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास टोटल वर्क डन निकल के आ जाएगा। ठीक है, ए से सी पे जाने के लिए वर्क कितना करना पड़ेगा, हमें पता है कि वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। मान लो हमारे पास कोई एक ऐसा ग्राफ है, ये पी और वी है ना, हमारे पास ये कुछ ऐसा ग्राफ आ गया, इस टाइप का ग्राफ आ गया, इस टाइप का ग्राफ आ गया, तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे इसके नीचे एरिया कितना है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व कितना है वो हमारे पास क्या आता है, वर्क डन निकल के आता है। तो यहाँ पे भी हम सेम ही करेंगे, है ना, जब ए से यहाँ से ये ए से ऐसे सी में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वर्क डन क्या आएगा, वर्क डन हमारे पास कितना आएगा, वर्क डन आ जाएगा हमारे पास, वर्क डन कितना आ जाएगा हमारे पास, वर्क डन आ जाएगा हमारे पास एरिया अंडर द कर्व, कहाँ कहाँ का, हम गए हैं ए बी सी ई एफ ए, है ना, यही एरिया आएगा हमारे पास, एरिया अंडर द कर्व तो यही है ना, एरिया अंडर द कर्व क्या है, ए बी सी ई एफ ए, ये एरिया अंडर द कर्व हो गया। अगर हम वैसे करके देखें तो कौन सा होगा एरिया अंडर द कर्व, ये पूरा का पूरा, है ना, क्योंकि अब नीचे वाले को भूल जाओ, हमारे पास ए से सी है, बस हम नीचे वाले को भूल गए, सी से ए को हम भूल गए, हमारे पास ए से सी है, तो ये एरिया अंडर द कर्व यही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं जब गैस है वो सी से ए पे गई है, इसमें कितना वर्क डन होगा, सी से ए में गई है तो क्या होगा, वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम सी टू, जब सी से ए पे गई है तो कितना वर्क डन होगा। ठीक है, ये भी निकाल देते हैं। अब देखो, जब ए से सी पे गई है तो गैस है वो एक्सपेंड हो रही है, एक्सपेंड होने का मतलब पहले उसका वॉल्यूम कम था, अब उसका वॉल्यूम ज़्यादा है, मतलब गैस है वो एक्सपेंड हो रही है। तो जब गैस एक्सपेंड होती है तो वहाँ पे वर्क डन कैसा आता है, पॉजिटिव आता है, मतलब यहाँ पे गैस क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है ना, ये सब चीज़ें कंप्रेस होती है, एक्सपेंड होती है, वर्क डन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, ये सब चीज़ें मैं पहले करा चुकी हूँ। तो यहाँ पे गैस एक्सपेंड हो रही है, यहाँ पे उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो यहाँ पे ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास पॉजिटिव। अब जब हम जा रहे हैं सी से ए पे, जब सी से ए पे जा रहे हैं तो यहाँ पे गैस का वॉल्यूम देखो, यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है और यहाँ पे वॉल्यूम ए पे वॉल्यूम आ गया कम आ गया, तो यहाँ पे वॉल्यूम है वो कम हो रहा है, मतलब गैस है वो कंप्रेस हो रही है ना। मान लो हमने एक कंटेनर लिया, उसके ऊपर हमने पिस्टन लगा दिया, उसमें गैस है, वॉल्यूम कम हो रहा है, मतलब हम पिस्टन को ऊपर से दबा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, मतलब गैस है वो कंप्रेस हो रही होगी। तो कंप्रेस हो रही है, तो कंप्रेस होने के लिए वर्क डन ऑन द गैस होगा, और वर्क डन ऑन द गैस कैसा आता है, नेगेटिव आता है। तो यहाँ पे वर्क डन कितना आ जाएगा हमारे पास, वर्क डन आ गया हमारे पास एरिया ऑफ, किसका एरिया, हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, सी से डी से ए, फिर एरिया किसका आएगा हमारे पास, एफ इंटू एफ ई। ठीक है, सी डी ए एफ ई और फिर से सी, है ना, सी पे पहुंच गए हम, ये आ गया हमारे पास एरिया आ गया। ठीक है, लेकिन ये कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि गैस है वो क्या कर रही है, गैस है वो कंप्रेस हो रही है। तो यहाँ पे वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं, अब हमारे पास वर्क डन, टोटल वर्क डन कितना आएगा, टोटल वर्क डन हमारे पास आ जाएगा, कितना आएगा, इस वाले एरिया में ये वाला एरिया जोड़ देंगे, इसको 1 मान लिया हमने, ये हमने मान लिया A2 C है और ये C2 A है, तो दोनों को जोड़ दो, वर्क डन इन A2 C प्लस वर्क डन इन C2 A, दोनों को जोड़ दो, क्या आ जाएगा हमारे पास, वर्क डन निकल के आ जाएगा, कितना आएगा, इसमें आएगा एरिया ऑफ ABCEFA माइनस एरिया ऑफ कितना आ जाएगा, CDAFEC, ये आ गया हमारे पास एरिया। इसमें से ये वाला एरिया माइनस करेंगे, देखो क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, देखो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास ये पूरा एरिया है, ठीक है, ये पूरा एरिया है, दूसरा कलर ले लेते हैं,
हमारे पास ये पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया, ठीक है, ये पूरा एरिया है। इसमें से हम ये वाला नीचे वाला ये वाला एरिया हम माइनस कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये अंदर वाला एरिया बचेगा, है ना। इस पूरे वाले एरिया में से हम ये नीचे वाला एरिया माइनस कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये अंदर वाला एरिया बचेगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा वर्क डन, क्या आएगा, वर्क डन आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ ए बी सी डी, सॉरी ए बी, हाँ ए बी सी डी ए, क्या आ जाएगा, ए बी सी डी ए, ए बी सी डी ए। मतलब अगर हमारे पास एक साइक्लिक प्रोसेस है, उसमें हमें वर्क डन निकालना है, तो वो साइक्लिक प्रोसेस के अंदर का एरिया निकाल दो, ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस के अंदर का एरिया निकाल दो। तो ये आ गया हमारे पास एरिया, सॉरी ये आ गया हमारे पास वर्क डन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं हीट भी, देख लेते हैं कि हीट कितनी होगी, इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, इंटरनल एनर्जी और हीट कितनी होगी। चलो बात कर लेते हैं इंटरनल एनर्जी और हीट की, ठीक है। इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं पहले। इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगा 0। क्यों आएगा 0, क्योंकि गैस जहाँ से स्टार्ट हो रही है, गैस वहीं, क्योंकि देखो मैंने क्या बताया था कि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो कैसी क्वांटिटी है, कैसी फिजिकल क्वांटिटी है। इंटरनल एनर्जी स्टेट पे डिपेंड करती है, मतलब इनिशियल स्टेट क्या है और फाइनल स्टेट क्या है, ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। वर्क डन था हमारे पास, वो पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा था। इंटरनल एनर्जी स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है, ये किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास इनिशियल स्टेट भी यही है और फाइनल स्टेट भी यही है। तो इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल आ गई। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लगा दो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, डी यू तो 0 हो गया, तो डी क्यू किसके इक्वल आ गया, डी डब्ल्यू। मतलब जितना हमारे पास वर्क डन होगा वो सारा का जितना हमारे पास वर्क डन, जितना वर्क करेगी गैस, वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट होगा, हीट में, ठीक है। तो अब हम निकाल लेते हैं इसमें हीट कितनी होगी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या कहता है कि जो हमारे पास हीट होती है, जितनी हम हीट देते हैं एक सिस्टम को, वो किस में कन्वर्ट होती है, वो वर्क डन में और उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में कन्वर्ट होती है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास आ गया जो डी यू है वो किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से डी क्यू किसके इक्वल होगा, डी क्यू हो गया हमारे पास डी डब्ल्यू, ठीक है, डी क्यू हो गया हमारे पास डी डब्ल्यू के इक्वल। मतलब जितनी हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो रही है, वो सारी की सारी वर्क डन में कन्वर्ट हो रही है। कुछ भी हीट उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में कन्वर्ट नहीं हो रही है। सारी की सारी जितनी भी हीट हम एक सिस्टम को देंगे वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो सारी की सारी कन्वर्ट होगी वर्क डन में। अब ये जो साइक्लिक प्रोसेस है, ये इनका यूज हम करेंगे, जैसे हीट इंजन पढ़ेंगे ना, उनमें भी यूज होंगी, उनमें साइक्लिक प्रोसेस ही चलती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम हीट इंजनिंग के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ये सारी चीज़ें रिवाइज करते रहिए। एक बात और यहाँ पे हमने देखा कि फर्स्ट लॉ ऑफ मतलब यहाँ पे देखा हमने क्या देखा कि जो वर्क डन हमारे पास आया है, वर्क डन फ्रॉम ए टू सी, जब हम ए से सी पे गए हैं, तो यहाँ पे गैस है वो एक्सपेंड हुई है ना, गैस है वो एक्सपेंड हो रही है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये हमारे पास कोई एक गैस है, इसमें पिस्टन लगा हुआ है, एक कंटेनर है उसमें पिस्टन लगा हुआ है, गैस एक्सपेंड हो रही है, मतलब पिस्टन अपने आप ऊपर जा रहा है। तो इसमें याद रखना, एक्सपेंड होने के टाइम पे, वैसे तो मैंने बता दिया था, बट याद रखना एक्सपेंड होने के टाइम पे जो वर्क डन आता है वो कैसा आता है हमारे पास, जो हमारे पास वर्क डन आता है वो
पॉजिटिव आता है। और यहाँ पे गैस है, सेकंड वाले केस में यहाँ पे गैस क्या हो रही है, यहाँ पे गैस हो रही है कंप्रेस। और कंप्रेस होने के सिचुएशन में जो वर्क डन हमारे पास निकल के आता है वो क्या आता है, हमारे पास नेगेटिव निकल के आता है। ठीक है, वैसे तो ये चीज़ें मैंने करा दी थी, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे फिर से रिवाइज करवा दी है मैंने, तो इनको देख लेना। ठीक है, चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे हीट इंजन के बारे में, कुछ एक न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे पहले जो आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, इनसे रिलेटेड है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सारे के सारे थर्मोडायनेमिक्स के सारे प्रोसेस रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि अब हमारे पास आएगा कार्नोट इंजन, और कार्नोट इंजन में ये सारी प्रोसेस जो भी हमने एडियाबैटिक, ये सारी की सारी चीज़ें जो पढ़ी है ये सारी काम आने वाली है। एडियाबैटिक, आइसोथर्मल स्पेशली, ये सारे काम आएंगे। तो चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।